हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है। जियांग को काफी अफसोस हो रहा होता है उसकी हरकत पे, तो वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाती है। यान रेडी होकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस मजाक कर रहा था। वो ब्लैंकेट से बाहर आकर उससे पूछती है, पक्का ना? वो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद पहले तो वो राहत की सांस लेती है, लेकिन फिर ब्लैंकेट में छुपते हुए कहती है कि क्या इसको मेरी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं लगती। यान उसकी इस हरकत पे कंफ्यूज हो जाता है और उसे जल्दी से तैयार होने का कहता है। वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि हमें सर्टिफिकेट लेने जाना है। ये सुनते ही तो उसको जोर का झटका लगता है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया होता है। ये देखकर जियांग कहती है कि ये तो सपने से कम नहीं है कि मेरी शादी हो गई है। ये वाला वर्ल्ड तो बहुत अच्छा है। बेचारी सपनों में ही खोई होती है कि कुछ रिपोर्टर्स आकर उनसे सवाल करने लगते हैं कि क्या आप दोनों ने शादी कर लिया। यान एक्सेप्ट करके कहता है हाँ, क्योंकि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। रिपोर्टर जुई और जियांग के एंगेजमेंट ब्रेक होने के बारे में पूछते हैं, जिसपे यान कहता है कि मुझे तो इस दिन का कब से इंतजार था, और फिर वो जियांग को देखकर मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में जियांग ऐसे बिहेव कर रही होती है फोन को कान से लगाकर, जैसे कि उसके दादाजी उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो यान से कहती है कि दादाजी परेशान हो रहे हैं, मुझे उनके पास जाना होगा। यान कहता है फोन तो बंद है, बात किससे कर रही हो। ये देखकर एम्बेरस हो जाती है और सोचती है कितनी बेवकूफ है वो, और फिर कहती है कि मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं घर जा रही हूँ। कार से निकलकर भागने लगती है। यान उससे रोकते हुए कहता है कि यहाँ प्राइवेट हाउसेज है, टैक्सी नहीं मिलती। ये सुनने के बाद हंसते हुए कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, क्यों ना तुम्हारे घर थोड़ी देर रुककर कुछ खा लूं। पर इससे पहले कि जा पाती उसके पैर में मोच आ जाता है, तो यान उसे कैरी करके लेके जाता है। घर ले जाकर वो उसके पैर पे दवाई लगा रहा होता है। ये देखकर जियांग मुस्कुराने लगती है। यान उसे हंसता हुआ देखकर उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर तुम शाय क्यों फील करी हो। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है मैंने सुना है जो लोग झूठ बोलते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। वो मना करती है तो वो उसकी गुदगुदी स्टार्ट कर देता है, जिससे वो हंसने लगती है। उन दोनों की मस्ती की आवाज बाहर असिस्टेंट सुन लेता है और वो सोचता है कि हजारों सालों बाद पेड़ में फूल खिला है और इन्हें देख के तो नहीं लगता कि आज ये ऑफिस जाएंगे। तो वो इस बात को ग्रुप चैट में शेयर कर देता है। सारे ऑफिस के कलीग्स काफी खुश हो जाते हैं कि आज बॉस नहीं आने वाले। इधर यान मेडिसिन लाकर जियांग को देता है और कहता है नहाने के बाद लगा लेना। जियांग ये देखकर कहती है क्या तुम्हें हमेशा चोट लगती रहती है। वो कहता है जीने के लिए तो करना पड़ता है। वो उसे पूछती है सवाल का मतलब, तो वो उसे कुछ नहीं कहता, खाना बनाने के लिए चला जाता है। ये देखकर सोचती है कि पता नहीं इसका पास्ट कैसा होगा और किस तरीके का इंसान है। फिर कहती है छोड़ो, मुझे तो अभी नींद आ रही है, और फिर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी और साथ ही लाइट भी नहीं थी। तो फटाफट मोमबत्ती जलाती है, लेकिन उसे शोर सुनाई देता है। तो वो यान को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ यान काफी डरा हुआ सहमा वहाँ बैठा हुआ था। यान उसे देखते ही उसे हक कर लेता है। तो वो यान को शांत कराने के लिए गाना गाने लगती है। उस गाने को सुनकर यान सोचता है कि इससे इस गाने के बारे में कैसे पता। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैंडल की रोशनी में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जियांग हंसते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। यान को सीरियस देखकर कहती है मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो रात को सोते कैसे होंगे। तो यान कहता है कि मेरे साथ सो के देख लो, पता लग जाएगा। जियांग गुस्से में कहती है ख्याली पुलाव बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपना फोन देखती है, चौंक के खड़ी हो जाती है। यान पूछता है क्या हुआ, तो उसे दिखाती है कि उनकी शादी वाले पोस्ट पे बहुत बैड बैड कमेंट्स आए हैं, और वो भी बहुत सारे। ये सुनकर यान कहता है मुझे तो लगता है कि ये अभी बस शुरुआत है। ये सुनकर जियांग सैड हो जाती है। तो यान कहता है कि कहीं तुम इस वजह से तो सैड नहीं हो कि मैं तुम्हें रात को रुकने के लिए बोल नहीं रहा। चिंता मत करो, ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे जब हमें रात में रुकने का मौका मिलेगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जियांग मुंह बनाने लगती है। यान उसे उसके घर ड्रॉप करके मैसेज करता है। जियांग जब उस मैसेज को पढ़ती है उसमें वेडिंग के लिए विशेष थी, तो ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि इस यान को तो काफी फ्लर्टिंग आती है, पर ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करेंगी क्योंकि मैंने बहुत सारी रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हुई हैं। जबकि खुद मुस्कुरा रही होती है। मॉर्निंग में उठ के सोचती है कि ये अमीरों वाली लाइफ कितनी अच्छी है ना, कोई काम नहीं करना पड़ता, और वार्डरोब में इतने महंगे महंगे ड्रेस सामान देखकर सोचती है कि ये तो लाखों में, मेरी तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी इन्हें खरीदने में, और यहाँ अमीरों को देखो प्राइस टैग भी नहीं हटाया हुआ है। और फिर सैड होकर सोचती है पता नहीं रियल लाइफ में उसे ये सब कब मिलेगा। ब्रेकफास्ट करने के लिए दादाजी के पास जाती है, तो दादाजी उससे कहते हैं कि अब तुम शादी कब करने वाले हो। ये सुनते ही उसे फंदा लग जाता है। वो कहती है दादाजी हम शादी के लिए वेट नहीं कर सकते। दादाजी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हम वेट कर सकते हैं, लेकिन बेबी वेट नहीं कर सकता। दादाजी की बात सुनकर जियांग कहती है कि दादाजी वैसे ये शादी ना बड़ी झमेले का काम है, आप बेबी को खतरे में थोड़ी ना डाल सकते हैं, कितनी परेशानी होगी ना बेबी को। ये सुनकर दादाजी कहते हैं हाँ ये तो एक रीजन है। वो स्माइल करने लगती है। तो दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चाइनीज मेडिसिन प्रिपेयर कर दूंगा। ये सुनते ही तो उसके होश उड़ जाते हैं कि अपने लिए गड्ढा खुद ही खोद लिया। नेक्स्ट सीन में वो यान के ऑफिस में गई होती है। उसके ऑफिस को देखकर कहती है कि ये घर है कि ऑफिस, सेम ही डेकोर कर रखा है। उसके बाद उसकी नजर एक बेल पे जाती है। वो उसे छूकर चेक कर रही होती है कि सेम ऐसा तो मेरे पास बचपन में था। तभी उसके पास यान आता है और उससे वो बेल लेकर कहता है कि इसे छूने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जियांग कहती है कि इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको लॉकर में रखो ना। तो वो कहता है नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं इसे डेली नहीं देख पाऊंगा। ये देखकर जियांग कहती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है, उसे मिस कर रहे हो। यान उसे घूर के देखने लगता है। बाहर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की उन दोनों को घूर के देख रही होती है। शायद मैडम को अच्छा नहीं लगा। जियांग को दिखाया जाता है जिससे उसके ग्रैंडपा उसके अंकल से उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। जियांग उसे देखते ही कहती है कि मैंने नॉवल में पढ़ा था कि ये अंकल दादाजी की बीमारी का फायदा उठाकर कंपनी को हड़पने वाले हैं, और यहाँ तक कि आगे चल के दादाजी के साथ और मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। तो वो अपने मन में सोच लेती है कि वो इस अंकल को कंपनी लेने नहीं देगी। यहाँ अंकल सेम वही बहाना लगाते हैं कि दादाजी आप तो बीमार है, और यहाँ तक कि जियांग प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब कंपनी को कौन संभालेगा, क्यों ना आप मुझे कुछ दिन के
लिए कंपनी संभालने को दे दे। जैसे ही जियांग का बेबी हो जाएगा मैं उसे कंपनी वापस कर दूंगा। जियांग कहती है कि अभी तो बेबी को आने में बहुत टाइम है, तब तक मैं कंपनी संभाल लूंगी। ये सुनने के बाद तो अंकल के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग को पार्टी करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसके कुछ दोस्तों को उसके प्रेग्नेंट होने की खबर पता लग जाती है और ये बात उसके बेस्ट फ्रेंड सिस्टर किम को पता नहीं होती। किम ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और फिर उससे कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो कहती है कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम तो मेरे बेबी के होने वाले गॉड फादर हो ना, तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। वो इस बात पे खुश हो जाता है। तभी वहाँ कहीं से यान आ जाता है और यान को देखकर जियांग सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। यान कहता है कि तुम्हें घर ले जाने आया हूँ, तो वो डरने लगती है। तभी सिस्टर किम उससे हाथ मिलाने लगता है, वो भी काफी ज्यादा शर्माते हुए। यान को कुछ समझ में नहीं आता तो वो उससे हाथ छुड़ाता है, उसको साइड करके जियांग को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में चलते हुए जियांग यान से पूछती है कि आखिर उसको उसका लोकेशन कैसे पता लगा। तो यान कहता है कि ये चीज मैटर नहीं करती है, मैटर ये करती है कि ऐसी जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा मत आना। तभी उनके पास एक छोटी बच्ची फ्लावर बेचने आती है, जो कि यान को अंकल और जियांग को प्रीति दीदी बोल देती है, जिसे सुनकर यान का तो मुंह बन जाता है और जियांग खुशी खुशी फ्लावर खरीद के उसे कहती है कि अंकल यान आपका फ्लावर। वो और चिढ़ जाता है और फिर घर जाकर मिरर में देखकर कहता है कि मैं इतना बूढ़ा तो हुआ नहीं हूँ, फिर मुझे अंकल किस लिए बोला। इधर जियांग सोच रही होती है कि अंकल आंटी सुनने की उम्र में मुझे लोग दीदी बोल रहे हैं, मैं कितनी बच्चों जैसी दिखती हूँ ना अभी भी। अंकल वर्ड सुनने पे तो यान का चेहरा देखने लायक था और फिर वो सीरियस होते हुए कहती है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उसको मेरी लोकेशन कैसे पता लगी, ये तो पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में उसके पास उसके अंकल आते हैं उसको बिजनेस की क्लासेस देने के लिए। अंकल उसे कंपनीज के बारे में बता रहे होते हैं, ये सारी बातें उसके सर के ऊपर से जा रही होती है। अंकल जब ये देखते हैं कि जियांग को कुछ नहीं समझ में आया तो वो कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हें बेबी पे ध्यान देना चाहिए, कंपनी मेरे हवाले छोड़ दो। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती उसके पास यान का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कान में ईयरफोन लगाने के लिए कहता है। वो ऐसे ही करती है। उसके बाद जैसे जैसे यान उसे बताता जाता है वो भी अंकल को कंपनी के बारे में डिटेल में समझाती जाती है, जिससे अंकल का तो प्लान चौपट हो जाता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं। जियांग यान को कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये सारी चीजें होने वाली थी। वो कहता है तुम्हारी अंकल की शक्ल देखकर पता लग गया था। वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि कहीं ये सब तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना। वो कहता है कि तुम्हें ये सब लगता है मैं तुम्हारी नजरों में इतना बुरा इंसान हूँ क्या। वो उसे फिर से थैंक यू कहती है तो वो कहता है कि थैंक यू की जरूरत नहीं है, मुझे आज रात को डिनर पे ले चलो। वो मुस्कुरा देती है, उसके साथ डिनर पे चलने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो उसका वेट कर रही होती है डिनर पे जाने के लिए। तभी कोई उसको पीछे से किडनैप कर लेता है और उसका फोन वहीं छूट जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता लगता है कि वो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच गई है, जहाँ उसके आसपास सिर्फ पानी पानी है और उसे लोकेशन का कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ यहाँ जब पाके लॉन्ग पे पहुंचता है तो उसे जियांग का फोन पड़ा हुआ दिखता है। वो समझ आता है कि कोई गड़बड़ है तो वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके सीसीटीवी फुटेज मंगाता है ताकि पता कर सके कि आखिर जियांग गई कहाँ है। इधर जियांग की जैसे ही आंखें खुलती हैं उसके सामने एक लड़का आता है और वो आते ही उसे कहता है कि प्रेसिडेंट जियांग, क्या आपने मुझे पहचाना। वो उसे पहचान नहीं पाती है तो पूछती है कौन है, तो वो कहता है आप इतनी जल्दी भूल गई। जियांग उसे गौर से देखने लगती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।